Yes, sir. Recording started na? Okay sir. Again good evening to all of you. अच्छा तो लॉ का क्लास है सर. बिजनेस लॉ. लॉ मीन्स बिजनेस लॉ. मीन्स बहुत सारा लॉ होता है एज वी ऑल नो सर. कंपनी लॉ होता है, सिक्योरिटी लॉ होता है, इकोनॉमिक लॉ होता है, बहुत सारे लॉ है. बट हम लोग जो मेन लॉ पढ़ रहे हैं बेसिक्स लॉ, जो एक CA स्टूडेंट्स के लिए बहुत वाइटल लॉ माना जाता है, बिजनेस. और बिजनेस लॉ में आज का जो टॉपिक है, मतलब जो डिस्कशन एरिया है, दैट इज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. लास्ट फ्यू क्लासेस हम लोगों ने, जिन लोगों ने किया है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं सर, तो बाद में जब लाइव क्लास होगा तब कर लेना. जिन लोगों ने किया है उनके लिए बस इतना बोलूँगा कि आप लोग रिवाइज करते रहो पार्टनरशिप एक्ट को, ठीक है. और बाकी और भी जो जो लॉ आप लोगों ने कर लिया, लाइक बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है. दीज आर वन ऑफ द वेरी वेरी वाइटल एक्ट इन बिजनेस लॉ कैटेगरी, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है. ओके तो सर आज आप क्या पढ़ेंगे सर? आज पढ़ेंगे LLP. सर LLP के बारे में पहले भी बोला था ना. पहले मतलब जब मैंने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने LLP वर्सेस पार्टनरशिप पढ़ाया था. सर ये क्या है LLP वर्सेस पार्टनरशिप? सर क्या कोई लड़ाई चल रहा है क्या? तो था. गुड इवनिंग था. इवनिंग सर. तो क्या ये कोई लड़ाई है क्या? मतलब मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल ऐसा कुछ है क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली LLP वर्सेस पार्टनरशिप मैं इसलिए बोला क्योंकि एक है सर ओल्ड फैशन पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट, जो ओल्ड फैशन भी है और आज भी चलता है, ठीक है, जो 1932 से चले आ रहे हैं. 1932 से चले आ रहे हैं. तो क्या वो इनवैलिड हो गया? नहीं सर, वो भी अभी भी मार्केट में है. आज भी किसी को अगर बेसिक लेवल पार्टनरशिप बिल्डअप करना है तो 1932 एक्ट को ही यूज करते हैं. लेकिन अगर किसी को पार्टनरशिप बिजनेस करना है पर थोड़ा मॉडर्न अप्रोच से करना है, मॉडर्न अप्रोच इन द सेंस इट्स लाइक कंपनी लाइक फीलिंग्स. क्या किस तरह का फीलिंग सर? कंपनी लाइक फीलिंग्स. मतलब बिजनेस तो पार्टनरशिप में होगा बट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी जैसा होगा. सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ सर, दुनिया बदल रहा है, सिचुएशन बदल रहा है. हाँ, बिजनेस का भी तौर तरीके बदल रहे हैं, कैरेक्टर बदल रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो इंडिया में सारा बिजनेस मैटर को देखता है, चाहे कंपनी का हो, LLP का हो, पार्टनरशिप का हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये सब डेवलप करते हैं और फिर पार्लियामेंट में एक्ट पास होते हैं और फिर उस एक्ट को पढ़ाया जाता है. अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हो, अगर आप एक लॉयर भी बनते हो, ठीक है, इन एवरी केस यू हैव टू नो दीज थिंग्स. सर बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ो सर. यस, आगे बढ़ते हैं. पंकज, गुड इवनिंग पंकज. गुड इवनिंग सर. अच्छा, हम लोग स्टडी नोट्स में तो आ रहे हैं सर, बहुत जल्दी स्टडी नोट्स में आएंगे. लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर स्टडी नोट से डिटेल्स में पढ़ेंगे एकदम. LLP रिलेटेड फंक्शंस क्या क्या है, नहीं है, एकदम हर चीज को जानेंगे सर. बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा MCA के साइड में लेके आ गया. कहाँ लेके आ गया सर? MCA के साइड में. MCA मतलब सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. सर क्यों लेके आ गए सर? सर मेरी मर्जी. सर मजा कर रहा हूँ. लेकिन आपको एक चीज दिखा रहा हूँ. अगर आपको आज के डेट में LLP बिजनेस के बारे में नॉलेज गैदर करना है, ठीक है, सर क्यों, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में क्यों आए, आपके मन में सवाल हो सकता है. सर मैं इसलिए MCA में आया सर क्योंकि MCA या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है सर, यही सारा लॉ वगैरह को मेंटेन करता है, सारा एक्ट को देखता है. और भारत में जो बिजनेस एरिया है, आप देख रहे हो मोदी जी का फोटो लगा हुआ है ना. सरकारी साइट होगा तो मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब निर्मला सीतारमन जी, ठीक है. यहाँ पर कौन है सर? राव इंद्रजीत सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो बेसिकली ये सब पूरा मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं. आप यहाँ पर जाओ, एक्ट्स एंड रूल्स में जाओ. आपको जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हो सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपको LLP एक्ट भी नजर आएगा, आपको पार्टनरशिप एक्ट भी नजर आएगा. 1932 मैं आपको बोला ना सर, जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिए सर, लास्ट फ्यू वीक्स में पढ़ लिए. सर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा रे बाबा,
किसी का कोई भी चीज मिस थोड़ी ना होगा। जो आगे पढ़ लिया है वो रिवाइज करेगा, जो नहीं पढ़ा है वो बाद में लाइव क्लास करेगा, ठीक है। या फिर बैकअप लेके भी कर सकते हो, जिनको टाइम नहीं मिलता है लाइव क्लास करने का। सर, तो ये जो ओल्ड फैशन पार्टनरशिप एक्ट है, इसके बारे में भी आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में भी ये एक्ट के बारे में बोला है। और उसके ठीक उल्टा साइड में ये जो न्यू वाला है सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, इसके बारे में भी एमसीए बता रहा है। लेकिन ये एक्ट जो बना है ना सर, ये जो एलएलपी वाला एक्ट है, ये एक्ट बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कंपनीज एक्ट के साथ। लेकिन नॉट जस्ट कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्चुअली और कुछ भी नहीं, ओल्ड पार्टनरशिप, बात को समझे, ठीक है। ओल्ड पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट का एक कॉम्बो है। क्या क्या है सर? कॉम्बो, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो एलएलपी एक्ट का जो कॉम्बिनेशंस है वो क्या है? इसमें पार्टनरशिप तो है ही, नाम से ही आपको पता लगेगा सर, है तो पार्टनरशिप, है तो पार्टनरशिप, बट किस तरह का पार्टनरशिप? लिमिटेड लायबिलिटी वाला। सर, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में जो लोग कंपनी लॉ का बेसिक्स क्लास कर चुके हो, एटलीस्ट एडवांस लेवल कंपनीज लॉ इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में पढ़ाया जाता है सर, लेकिन एटलीस्ट अगर आप बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, जो मैं फाउंडेशन लेवल में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को भी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना जब वो, ठीक है, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही पड़ता है ना। बाकी सीएस इंटर, सीएमए इंटर, सीएस फाइनल, सीएमए फाइनल सभी पढ़ते हैं। तो कंपनीज एक्ट में जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है ना सर, मतलब कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कंपनी अपना लायबिलिटी खुद मेंटेन करेगा, और मेंबर्स का जितना लायबिलिटी वो लेता है उतना ही लायबिलिटी, मतलब शेयर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर, शेयर कैपिटल होल्डिंग के ऊपर। मतलब जब कंपनी बिल्ड होते हैं ना, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एक पार्ट रहता है कि भाई मैं कंपनी में इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगा, इतने का शेयर होल्डर बनूंगा। जितने का शेयर होल्डर वो बनता है उससे ज्यादा लायबिलिटी वो नहीं लेता है। सर, ये सब बात मैं फिर से आज भी करूंगा, थोड़ा वेट कर जाओ सर। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। मैं अभी जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ, अभी जस्ट मैं इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, एलएलपी जो है सर, ये बेसिकली कंपनीज एक्ट प्लस 1932 पार्टनरशिप का एक कॉम्बो है। सर, कैसे पता लग गया आपको? आप थे क्या यहाँ पर? नहीं सर, आप पढ़ोगे आपको भी लगेगा कि अच्छा बेटा ये तो पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट का कॉम्बो बन गया। ये सर, वही आपको भी फीलिंग्स आएगा। ठीक है सर, जिसको जो फीलिंग्स आए आने दो, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलो। सर, आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रहा है। अगर किसी को नॉर्मल मार्केट में मतलब किताब से पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए मेरा सिंपल निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आपको अगर सिर्फ किताबी पढ़ाई बोरिंग लगता है, आपको मैं सोर्स बता देता हूँ, आप मेन सोर्स में चले जाओ, यहाँ पर जाके भी आप डिटेल्स पढ़ सकते हो। इसमें थोड़ा सा मजा आ जाता है सर, थोड़ा बोरिंगनेस चला जाता है, थोड़ा सा नया मतलब न्यूनेस आ जाता है सर। ओके सर, क्या जानना है, क्या पता करना है, लेकिन तभी आप ये सब ऑनलाइन में सोर्स को तभी समझ पाओगे जब अगर आपके अंदर डिटेल्स नॉलेज गैदर करने का ताकत हो, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे सर। हर चीज का सोर्स है, लेकिन सोर्स डेटा समझने के लिए आपको प्रॉपर मतलब क्या बोलते हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके दिमाग में। सर, आगे बढ़ो। पढ़ती का नाम जिंदगी। एलएलपी क्या है? एलएलपी के अंदर इंट्रो, इनकॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप एंड देयर रिलेशंस, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशंस, डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सर, ये सब क्या है बताओ जल्दी से। सर, सिंपल बात है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन जानना है। सर, कैसे एलएलपी बनाया जाता है, मतलब आज के डेट में अगर किसी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट करना है तो कैसे करेगा, प्रोसेस क्या है, पार्टनरशिप एंड द रिलेशंस क्या है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। ठीक जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में भी वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन पे बात होता है, वैसा ही एलएलपी बिजनेस कैसे बनता है, मतलब बेसिकली वाइंडिंग अप मतलब क्लोज कैसे किया जाता है, ठीक है। सर, बेसिकली जब लॉ से कोई चीज बनता है ना, तो लॉ बनाता है, लॉ ही उसको खत्म कर सकता है। डिसोल्यूशन मतलब बेसिकली क्लोज करना। कंपनी ओपन तो कर लिया, बट अभी वाइंडिंग अप करना है, कंपनी को खत्म करना है भी, ठीक है। इतना आसान प्रोसेस नहीं है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इसके साथ साथ आपको पार्टनरशिप के साथ रिलेशंस, पार्टनरशिप में इसका एलएलपी का ये थोड़ा अलग है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। नॉर्मल पार्टनरशिप और एलएलपी का फर्क भी आपको समझ में आएगा, ये मैं पहले भी एक क्लास में करवाया था, जरूरत पड़ने से फिर से बताऊंगा।
एडवांटेजेस क्या है एलएलपी बनाने का, और सबसे बड़ी चीज एलएलपी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब एलएलपी बिजनेस का क्या कैरेक्टर है। आज के डेट में अलग अलग लोग अलग अलग बिजनेस बनाते हैं सर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए ना कि आपको कैसा बिजनेस रजिस्टर करना है। हाँ, आपको किस टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्टर करना है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं एमसीए सर्विस में गया, बिजनेस रजिस्टर यहीं पर होता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में ही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो एलएलपी ई फाइलिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्लीज बताइएगा। एलएलपी ई फाइलिंग दिखाई दे रहा है, हाँ सर। उसके नीचे देखो एलएलपी सर्विस, ठीक है। अगर किसी को एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, यहाँ पर देखो, सॉरी सर, एलएलपी सर्विस पे जाओ, फिर देखो इनकॉर्पोरेशन का आपको एक कॉलम मिलेगा, यहाँ पर जाके आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये देखो आगे फॉर्म वगैरह आ जाएगा, ठीक है। रजिस्टर योर कंपनी, कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड, ठीक है। रजिस्टर योर एलएलपी दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करो, अब अपना जो भी अब आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी आईडी वगैरह होता है वो सब यूजर आईडी वगैरह लेके फिर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सर, सारा चीज बोलता जाएगा, फॉर्म भरते जाना है, रजिस्टर करते जाना है। तो नॉर्मली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, प्रैक्टिसिंग सीएस ये सब काम ज्यादा करते हैं कंपेरेटिवली, सीए में भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब काम आप लोगों के लिए ही है, जब आप लोग फार्म में काम करोगे आपको और ये सब चीजें प्रैक्टिकली सीखने का बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु सर एक चीज आपको मैं बताता हूँ, ठीक जैसे प्रोसेस मैंने बताया, इसी प्रोसेस के थ्रू से कितना सारा एलएलपी रिसेंट ट्रेंड में स्टेट वाइज रजिस्टर हुआ है, इसका डेटा भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो सर, कंपनी एलएलपी इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स, इंडियन फॉरेन कंपनीज एलएलपी, पेड अप कैपिटल रिपोर्ट, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, सीएसआर डेटा इन समरी, सारा चीज आपको मिलेगा। यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर, स्टेट वाइज डेटा, ठीक है। क्या स्टेट वाइज क्या डेटा चेक कर सकते हो, लीस्ट ऑफ एलएलपी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड, हर स्टेट में कितना एलएलपी है। मैं आपको एक चेक करके दिखाता हूँ, गुजरात देखोगे सर, वेस्ट बंगाल दिखाओ। सर वेस्ट बंगाल यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, दूसरा पेज में शायद होगा। मैं गुजराती दिखा देता हूँ, आपको मन करे तो आप बाद में चले जाना सर वेस्ट बंगाल को देखने। ये देखो दिखाई दे रहा है सर, ये देखो एलएलपी, एलएलपी इसका जो ये है नाम है, एंटिटी का नाम, सारा डेट वाइज यहाँ पर इंफॉर्मेशन सब चेक कर सकते हो। सर ये सब चेक करके क्या फायदा होगा सर, सर बात फायदे का है नहीं, बात नॉलेज का है, ठीक है। नॉलेज में हमेशा हर चीज में क्या फायदा ढूंढते हैं आप, देखो कैसे क्या होता है नहीं होता है। ये सब इंफॉर्मेशन से आपको स्टेट का इकोनॉमी का एहसास होता है कि कौन सा स्टेट कैसा काम कर रहा है। अगर ज्यादा बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहा है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पर ग्रोथ है, वहाँ पर लोगों के अंदर बिजनेस का सोच है, और वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, ठीक है। ये सब पता लगता है सर। सर आप पढ़ाओ, ओके, पढ़ा, एक एक करके आप सारा बात जानना है। जैसे हम आपको बताया, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 9 जनवरी 2007 को, 9 जनवरी 2007 को नोटिफाई किया लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 9 जैन 2007 को नोटिफाई किया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द पार्लियामेंट पास्ड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12th ऑफ दिसंबर, 12 दिसंबर 2008, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज असेंडेड द बिल। जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी बिल पहले पास होता है, ठीक है, फिर दोनों हाउस में, पार्लियामेंट में 2 हाउस है सर, अपर हाउस लोअर हाउस में बिल पास होगा, फिर एक्ट बनेगा, फिर उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट होगा, है ना, प्रेसिडेंट का एसेंट होगा, उसके बाद वो एक्ट बनता है। इस तरह से 7 जनवरी 2009 एंड कॉल्ड एज द लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर लॉ है, इस पे प्रेसिडेंट का जो ठप्पा लगा सर वो 2009 में लगा, लेकिन एक्ट जो है वो 12 दिसंबर 2008 में ही पास हो गया था। इसीलिए इसका नाम है सर एलएलपी एक्ट 2008, लेकिन इसका एप्लीकेबिलिटी चालू हुआ है 2009। बात समझ में आता है। प्रेसिडेंट का एसेंट 2009 को हुआ है, इसीलिए 2009 से ही उसका एप्लीकेबिलिटी होगा धीरे धीरे, मतलब स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये 2008 के नाम से ही जाने जाते हैं। एलएलपी एक्ट 2008 इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, पूरा भारत में लागू होता है। सर ऐसे क्यों बोलेगा, अगर लॉ बनेगा तो भारत के लिए ही लागू होगा ना, नहीं सर, सर्टेन एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलता है कहीं बार, ठीक है। जैसे कुछ लॉ, जैसे जम्मू कश्मीर के केस में बहुत सारे लॉ का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम करता था, लेकिन वो सब भी धीरे धीरे हट रहा है, ठीक है, वो सब भी प्रॉब्लम धीरे धीरे हट रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया, ये लॉ पूरा भारत में लागू होता है।
This act have been enacted to make provisions for the formations and regulations of limited liability partnership. मतलब पार्टनरशिप है नॉर्मली सर। अब सबसे बड़ा सवाल सर, लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप का बेसिक फर्क सर पहले भी मैंने क्लास में एलएलपी और पार्टनरशिप में बता के रखा था। एक मिनट रुको, मैं नोट दिखाता हूँ। एलएलपी वर्सेस, कहाँ चला गया एलएलपी वर्सेस का नोट? एक मैंने कुछ ही दिन पहले आप लोगों को शायद शेयर भी किया था। एलएलपी वर्सेस अभी मिल नहीं रहा है, मे भी दूसरे कंप्यूटर में रह गया। कोई बात नहीं सर, मैं बाद में चेक करके भेज दूंगा आपको। उसमें पूरा एकदम डिफरेंस करके बता के रखा गया था कि क्या क्या डिफरेंसेस एलएलपी के साथ बिजनेस का होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आपके मन में आ गया, क्या सवाल मन में चल रहा है कि सर नॉर्मल पार्टनरशिप और एलएलपी का बेसिक फर्क बता दो एक बार। सर नॉर्मल पार्टनरशिप जो होता है ना, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होते हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होते हैं। सर ये क्या बात हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी? सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितना पार्टनर मिला के बिजनेस को स्टार्ट करेगा। अगर मानो कोई फार्म है, पार्टनरशिप फार्म है, उसमें 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है, तो सारे के सारे पार्टनर मिला के पार्टनरशिप को चला रहा है। तो अगर बिजनेस ने कई बार पार्टनरशिप बिजनेस, मानो जैसे हम लोग एक एग्जांपल कई बार ले रहे थे पार्टनरशिप पढ़ाने के टाइम पे, आयन, चौथा एंड नील, याद है ना सर? ANT, एंट एंड कंपनी। तो एंट एंड कंपनी एक पार्टनरशिप बिजनेस था। अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस 1932 के तहत है, तो इनका लायबिलिटी जो होता है ये अनलिमिटेड लेवल में हो सकता है। कैसे सर? सर क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर और फार्म अलग नहीं माना जाता। पार्टनर एंड फार्म, इनको अलग नहीं माना जाता। मतलब फार्म का लायबिलिटी मतलब पार्टनर का लायबिलिटी। अगर एंड एंड कंपनी ने मार्केट से 50 लाख का लोन लिया है, अगर फार्म इसको रीपे करने में नाकाम रहते हैं, तो बैंक जाके पार्टनर को इंडिविजुअली क्लेम करेगा कि भाई आपके फार्म ने लिया है तो आपको देना पड़ेगा। मतलब पार्टनर का पर्सनल एसेट जो होता है ना सर, पर्सनल एसेट जो होता है ना, संपत्ति जो होता है ना, वो दांव पे लग सकता है। वो दांव पे लग सकता है अगर फार्म ने लोन रिपे करने में इनएलिजिबल रह जाते हैं, या फिर क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाता है। अगर क्रेडिबिलिटी मतलब अगर फार्म लोन रिपे नहीं कर पाते, क्रेडिट वर्दिनेस, ठीक है, तो पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर इज आल्सो लायबल टू पे द फार्म्स लायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के तहत पार्टनरशिप बिजनेस चलता है, नॉर्मल पार्टनरशिप। लेकिन यही चीज उल्टा होता है, जैसे कंपनीज में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड वाला भी होता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में भी सेम चीज हम लोग देखते हैं कि इसमें पार्ट मतलब जो बिजनेस का कंपनी का मेंबर बनता है, ध्यान से सुनना, जो कंपनी का मेंबर और शेयर होल्डर बनता है, मानो कि कंपनी ने मार्केट से लोन लिया है, कंपनी ने मार्केट से लोन लिया है, तो कंपनी का लोन कंपनी रीपे करेगा। शेयर होल्डर इज नॉट लायबल टू पे द लायबिलिटी ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर सिर्फ उतना लायबल होगा जितने के लिए वो कंपनी के प्रति लायबल है। मानो कंपनी ने शेयर इशू किया है, ध्यान से बात को सुनना, मानो कंपनी ने शेयर इशू किया है, 1 लाख शेयर किसी शेयर होल्डर को दिया है, 1 लाख शेयर, पर शेयर का दाम है मानो 10 टका करके। मानो कि एक शेयर होल्डर है, जैसे यहाँ पर पार्टनरशिप में इसी में किसी को एक बना लेता हूँ, अच्छा चलो कोई दूसरा नाम ले लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल किसका नाम लिया जाए, चलो नयनी, शिवास, असीमा, ठीक है। तो मानो नयनी जो है वो कंपनीज में शेयर होल्डर है। कंपनी कंपनी का 10 टका करके शेयर का दाम है, 10 टका करके एक शेयर का दाम है, 1 लाख शेयर कंपनी शेयर इशू कर रहा है नयनी को। बात को समझना सर, अगर नयनी को कंपनी का शेयर लेना है, होल्ड करना है, तो 10 टका करके 1 लाख, टोटल 10 लाख देना पड़ेगा। अगर यदि इस 10 लाख में से मानो 10 टका का 50% ही नयनी ने अभी तक पे किया है, मतलब 5 टका, 5 रुपीज पे किया है, 1 लाख 10 लाख में से 5 टका पे किया, मतलब 5 लाख पे किया। अभी भी नयनी का 5 लाख बाकी है कंपनी को देना। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि कंपनी मार्केट से लोन लिया है और नयनी या सिवास या असीमा किसी का भी मार्केट में लायबिलिटी है, बात को समझे, किसी का भी कंपनी के प्रति जो पेमेंट बाकी है, 10 लाख में से 5 लाख दिया, 5 लाख अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये देने के लिए कंपनी को लायबल है, बट एक्स्ट्रा 1 पैसा वो कंपनी को नहीं देगा। मतलब कंपनी का लोन रीपे करने के लिए मेंबर लायबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी के लिए लायबल होते हैं। जितना लायबिलिटी, जितनी का शेयर होल्डिंग वो रखेगा, जितने का कंपनी के साथ उसका शेयर कैपिटल का बात हुआ है, उसके लिए ही लायबल होगा।
सर अगर मानो कंपनी का मार्केट में 50 लाख का लोन है, ठीक है, और इंडिविजुअल मेंबर का लायबिलिटी उतना नहीं है, तो क्या होगा? तब कंपनी के एसेट से बैंक लेगा, अगर कंपनी का एसेट सेल करके मिलेगा तो। सर अगर एसेट सेल करके नहीं होगा तो सर और क्या, तब बैंक का लॉस, तब बैंक का लॉस होगा। अगर एसेट सेल करके भी नहीं मिलेगा तो ये बैंक गलत लोन दिया है, बैंक का बेसिकली लोन ले देने का डिसीजन गलत होगा। कंपनी क्या हो जाएगा? कंपनी बैंकरप्सी में चला जाएगा, कंपनी बैंकरप्सी में चला जाएगा, बट कंपनी के शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स पे हाथ नहीं लगाया जाएगा, ना ही के पर्सनल एसेट्स पे, या फिर मतलब पर्सनल घर वगैरह लैंड वगैरह में हाथ नहीं लगेगा। ठीक है, सिवास का भी सेम बात, मतलब अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर है ना, तो उनके पर्सनल संपत्ति पे हाथ नहीं लगेगा। बोलो सर, लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी का ये बेसिक फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी। पंकज, यस सर। नील, बोलो सर। चौथा, नयनी, असीमा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस है ना सर? यस सर। ओके सर। समझने वाला चीज होता है सर, लॉ, लॉ समझ में आ जाए, लॉ समझ में आ जाए, ओके सर, तो लॉ से बढ़िया कोई चीज है नहीं, बट समझ में ना आए तो लॉ बहुत तंग करता है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी का सेम कॉन्सेप्ट आप पार्टनरशिप पे अप्लाईकेबल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में रहने से नहीं बनेगा, उसके लिए आपको एलएलपी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कैसे होते हैं मैं आपको दिखाया कि कैसा बिजनेस बनाना है। ठीक है, आजकल कितना बड़े बड़े कंपनीज बन गया है सर कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। जैसे मानो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है क्लियर टैक्स बिल, ठीक है, ये भी लोगों का मतलब कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लोगों को कंपनी बना के देते हैं। ठीक है, ये देखो, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना तरह का प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर टैक्स का भी काम करते हैं, कंपनी बिल्डअप करने का काम करते हैं कि कैसा बिजनेस करना है आपको, कैसा कंपनी रजिस्टर करना है, एलएलपी रजिस्टर करना है, सारा काम करते हैं। मतलब वेराइटी, जैसे एक कंपनी है क्लियर टैक्स, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो ये सब काम करते हैं। बहुत सारे तो ऑनलाइन में भी नहीं है, बट बहुत सारे काम है सर, काम खत्म नहीं होगा, इतना काम, इतना काम है, करने के लिए लोग नहीं है जितना जरूरत है मार्केट में, जितना जरूरत है मार्केट में उतना लोग नहीं है। और जो भारत का फ्यूचर है, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ सर, आप क्या लिख, मैं क्या लिख के दूंगा, ये दुनिया बोल रहा है कि भारत का जो फ्यूचर है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मतलब और कितना बिजनेस जो इंडिया में बनेगा, और कितना बिजनेस जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगा, चाहे अलग अलग टाइप का, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, सोल प्रॉपर्टीशिप हो, आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ क्या बात कर रहे हो, सब लोग तो बोल रहे कि जॉब नहीं है, चाकरी दाओ चाकरी दाओ। सर ये थोड़ा उल्टा खोपड़ी वाले लोग, ये लोग समझिएगा नहीं करो, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्निटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो सबका सोच बदलेगा, भारत भी बदल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग बड़ा ट्रेडिशनल सोच के साथ है, मतलब ये सोच जब तक नहीं बदलेगा, पॉजिटिविटी के साथ हम लोग नहीं चल पाएंगे तो दिक्कत होता है। चलो सर ठीक है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा आपको कि कितना फ्यूचर है। कल एचडीएफसी का चेयरमैन के एक ये पढ़ रहे थे सर, दीपक पारेख, ठीक है, ऐसे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्री के बारे में एक डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें इंडिया के फ्यूचर के बारे में भी चर्चा चल रहा था। तो वर्ल्ड बैंक भी बोल रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं, इंडिया का फ्यूचर के बारे में काफी पॉजिटिविटी है सर। और ये पॉजिटिविटी और कुछ भी नहीं, न्यू लेवल ऑफ बिजनेस डेवलप का पॉजिटिविटी है। तो बस दिल लगा के पढ़ते जाओ, दिल लगा के बनते जाओ, कोई डाउट ना करे, अपने डिसीजन पे भी डाउट ना करे, और अपने पढ़ाई पे भी डाउट ना करे, बस पढ़ते जाओ। क्या पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, ज्यादा सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे, और किसी इसकी उसके बातों में नहीं आना है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ोगे, बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा सर। आगे चले सर, आगे चले। ओके, तो एलएलपी और बेसिक पार्टनरशिप का फर्क आपको दिख गया, और लिमिटेड लायबिलिटी क्यों कहा गया है ये भी समझ में आ गया। ऐसे तो ये बात मैं हर बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, जब जब लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट आता है। एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल है सर। हर लॉ में सेक्शंस होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है सर, ये सेक्शन शेड्यूल क्या है? ठीक जैसे आपकी किताब में पेज है, चैप्टर होते हैं ना, आप कोई भी किताब पढ़ते हो उसमें चैप्टर होते हैं, चैप्टर में पेज नंबर होते हैं जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, वैसा ही एक लॉ को जब लिखा जाता है तो उसको भी ना
पॉइंट वाइज सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, शेड्यूल के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है रेफरेंस पर्पस। ठीक है, पहले लॉ में लिख दो, उसके बाद उसको रेफर करके काम करो, जरूरत पड़ने से अमेंड करो। बात समझ रहे? अमेंड करने का मतलब क्या है? समय के साथ साथ जरूरत बदलते हैं, और जरूरत बदलने के साथ साथ, सिचुएशन बदलने के साथ साथ उसको अमेंड करना पड़ता है लॉ। मतलब कुछ पुराना चीज को हटा के उसमें नया चीज डाल दिया जाता है एज पर दी सिचुएशन। ऐसा नहीं कि जो आज से 100 साल पहले लिखा गया है नियम है तो उसको आज भी फॉलो करना पड़ेगा, जरूरी नहीं सर। ये बात गलत होते हैं कई बार कि हम लोग सोचते हैं कि जो 100 ईयर्स बैक या 200 ईयर्स बैक जब जो चीज बोला गया था उसको आज भी इक्वल लेवल में सोचा जाए। नहीं सर, हर समय अलग होता है, हर समय का बेस अलग होता है, तो उसके ऊपर बेस करके चीजें बदलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं रिसेंटली आपको एक एक्ट जैसे जैसे देखो ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 चल रहा था, तो क्या दिक्कत था फिर एलएलपी एक्ट लाने का? वो भी तो पार्टनरशिप में ही एक रिवोल्यूशन आ गया। कितना सारा बिजनेस एलएलपी के थ्रू से आ रहा है। डिमांड था कि पार्टनरशिप बिजनेस में लोगों को डर लगता है, लोन लेने पे डर लगता है, लेकिन एलएलपी के थ्रू से काफी रेस्ट्रिक्शन कम आ गया, कंपनी वाला फीलिंग्स आ गया। तो आजकल लोग एलएलपी बना रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं एलएलपी बना के, पार्टनरशिप बिजनेस खोल रहे हैं एलएलपी करके। बहुत ज्यादा आजकल बहुत ही ये फैशनेबल हुआ है और बहुत जरूरी भी हो गया है। तो इसमें जो 4 शेड्यूल हैं, 4 शेड्यूल में क्या क्या है वो भी देखो। फर्स्ट शेड्यूल जो है डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर का क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है उसके बारे में कहा है, as well as limited liability partnership and its partners where there is absence of a formal agreement with respect to them। मतलब समझ रहे हो सर? यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल में बोला है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी ना रहा फिर भी उनके ऊपर क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में भी फर्स्ट शेड्यूल बोलते हैं। सेकेंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ ए फार्म इनटू एलएलपी। मतलब 1932 पार्टनरशिप फार्म जो है, जो फार्म 1932 एक्ट के तहत पार्टनरशिप में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, जो बहुत सारे आज के डेट में मैक्सिमम फार्म अभी भी उसी पुराने कॉन्सेप्ट में ही चलता है। तो 1932 से अगर आपको 2008 में शिफ्ट करना है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फार्म इनटू एन एलएलपी फार्म, तो उसके बारे में सेकेंड शेड्यूल बात करता है। थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा है? थर्ड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। से फॉर एग्जांपल आप एक प्राइवेट कंपनी चलाते हो बट आप उसको एक एलएलपी बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। सर क्यों करेंगे? सर वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सुविधा होता है, मैनेजमेंट का एक मैटर होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी बिजनेस एक तरीके से चलते हैं, पार्टनरशिप एक तरीके से चलते हैं। तो अगर किसी को प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में बदलने का इच्छा हो गया, जरूरत पड़ गया, कर सकता है। फोर्थ शेड्यूल में द कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। सर देखो, पब्लिक कंपनी भी दो तरह का होता है। जो लोग कंपनी लॉ का बेसिक्स पढ़ चुके हो दे कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इजीली, बट जो बेसिक्स नहीं पढ़ा, जो बाद में पढ़ेगा वो बाद में पढ़ेगा तो बाद में सीखेगा कंपनी लॉ को। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि कंपनी मेनली दो तरह का होता है, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी होता है, एक पब्लिक कंपनी होते हैं। आजकल एक 1% कंपनी भी आया है सर, आजकल एक ओपीसी बोल के भी आया है। बेसिकली ओपीसी इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी। मतलब एक बंदा एक कंपनी बना सकता है, पहले ऐसा प्रोविजन नहीं होता था। ये सब 2013 एक्ट में लाया गया सर। ओपीसी 1% कंपनी, ऐसे टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है सर, एक साथ अभी कंपनी लॉ भी चालू हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि पब्लिक कंपनी दो तरह का होता है, एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते। पब्लिक कंपनी के भाई दो तरह होता है सर, टाइप्स होते हैं। एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है और बहुत सारे कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सर एग्जांपल दे सकते हैं? चलो सर ट्राई करते हैं। स्टॉक मार्केट लिस्टेशन कंपनी का तो सर लाइन लग जाएगा क्योंकि इतना पॉपुलर है, और मैं हर सुबह डेली का स्टॉक मार्केट क्लास का काम है सर, अलग अलग कंपनी के बारे में बात कर ही लेता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो रिलायंस, टाटा, ये देखो जैसे मैंने रिलायंस लिखा, यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है रिलायंस शेयर प्राइस। अब शेयर प्राइस क्यों दिखाई दिया? शेयर प्राइस क्यों दिखाई दिया? बिकॉज ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, ठीक है, सेबी के अंडर में काम करते हैं। सेबी के अंडर में तो सभी को ही है, लेकिन ये लिस्टेड है, ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। देखो इसलिए लिखा है
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लॉ में फोकस करो सर, शेयर प्राइस पे नहीं। अगर शेयर प्राइस के बारे में जानना है तो स्टॉक मार्केट क्लास आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जो मेरा नॉर्मली मॉर्निंग में चलता है, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट का क्लास अभी है नहीं, इसमें मैं लॉ में बात करूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब पब्लिक लिमिटेड कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो स्टॉक मार्केट में नहीं है लेकिन पब्लिक है, सरकारी है बेसिकली। जैसे एक कंपनी का मुझे याद आ रहा है, हडको, नाम सुने आप लोग? ये न्यू टाउन को बनाने वाला कंपनी है। ये जो हमारे कोलकाता में न्यू टाउन को जो डेवलप किया गया है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चलने वाला एक कंपनी है, हडको। आप लोगों ने नाम सुना? हेलो? यस अरे सर। नाम सुना है कि नहीं सुना? हाटको भवन देखा होगा, जब भी कोई न्यू टाउन जाता है हाटको भवन जरूर देखा होगा, है ना? इसी ने न्यू टाउन का प्लानिंग किया है, सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी कंपनी, ठीक है। देखो लिखा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, हेडक्वार्टर न्यू टाउन में है, ग्रेटर कोलकाता में, वेस्ट बंगाल इंडिया में सर्व करते हैं। फिराद हाकिम इसका चेयरमैन है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। पेरेंट कंपनी कौन है? पेरेंट कौन है? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सरकारी कंपनी है ये, ठीक है, लिखा रहता है। देखो क्या लिखा है, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेडक्वार्टर इन नारकेलबागान एक्शन एरिया न्यू टाउन। क्या लिखा है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बट क्या इसका शेयर मिलता है शेयर मार्केट में? अरे नहीं, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बात समझ गए? ऐसा और भी एग्जांपल दे सकता हूं बट करंट आइडिया के लिए इतना इनफ है। तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर एलएलपी में कन्वर्ट करेगा तो उसका क्या प्रोसीडियर्स है, उसके बारे में 4th शेड्यूल में बोला गया। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके साइट में मैं स्टार्टिंग में ही आपको लेके गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, एंड द रजिस्टर ऑफ कंपनीज आरओसी, ठीक है, जहां पर सारा कंपनी का नाम रजिस्टर किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरओसी, ठीक है। ये एमसीए सर्विस में आप आरओसी डिटेल्स वगैरह सब देखोगे क्योंकि कंपनी रजिस्टर कहाँ होता है? रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज में होता है। अब आगे देखिए सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्टर ऑफ कंपनीज are entrusted with the task of administrating the LLP Act 2008। मतलब है ये LLP एक्ट, ये जो एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है? LLP। बट इसको चलाने वाला कौन है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बेसिकली LLP एक्ट को पालते हैं। पालना समझते हो? हाँ, पालनहारा रे, हाँ, पालनहारा समझते हैं, मतलब इसको देखभाल करते हैं, इसमें जरूरत को समझते हैं, इसको सारा चीज को टैकल करता है। नॉट जस्ट LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट तो है ही, LLP एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कंपटीशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, और भी देखना चाहोगे लाइन लग जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या क्या एक्ट में काम करते हैं ये देखो। CMA एक्ट, कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट, ये CMA वाले स्टूडेंट के लिए है। एंड CS एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज, हाँ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, कंपनीज डोनेशंस और टू नेशनल फंड्स एक्ट 1951, ठीक है। दीज आर द एक्ट जो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स संभालते हैं, MCA सर्विस। सर बाप रे बाप, सर इतना लॉ पढ़ना पड़ता है? हाँ सर, पढ़ना पड़ता है। कुछ चीजें फाउंडेशन लेवल में पढ़ते हो, कुछ चीजें इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, कुछ चीजें फाइनल लेवल में पढ़ा जाता है। पढ़ना तो पड़ेगा, CA में बनना है, पढ़ना तो पड़ेगा। सर इतना लॉ जान के होगा क्या? सर वही, इतना खाना खा के क्या होता है? पेट भरता है। लॉ जान के ज्ञान भरेगा और क्या। हम लोग खाना खाते हैं, सोते हैं, क्यों करते हैं? वैसा ही पढ़ाई क्यों करते हैं? ज्ञान के लिए। सर ज्ञानी होके, और क्या, जो जितना ज्ञानी है वो इतना काम में सक्सेसफुल है। Ministry of Corporate Affairs and the Register of Companies are entrusted with the task of administering LLP Act 2008. Central government has the authority to frame the rules with regard to the LLP Act 2008 and can amend them by notification in the official gazette from time to time. समय पर ऑफिशियल गेजेट पे, ऑफिशियल गेजेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बेसिकली एक नोटिफिकेशन एरिया होता है, एक किताब होते हैं, वहाँ पर सारा डिटेल्स को समय समय पे अमेंडमेंट करते रहते हैं। It is also to be noted that Indian Partnership Act 1932 is not applicable to LLPs। 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है वो LLP एक्ट के लिए, LLP के लिए एप्लीकेबल नहीं। नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ LLP, सबसे बड़ा सवाल। सर पहले पार्टनरशिप एक्ट था तो फिर ये न्यू मॉडल पार्टनरशिप का जरूरत क्यों पड़ गया? के बारे में मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा था।
The lawmakers envisage the need for bringing out a new legislation for creation of the LLP to meet with contemporary growth. Contemporary मतलब सर, मतलब इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं बेसिकली समकालीन। मतलब कंटेम्पररी मतलब समय के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम जो ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ के साथ आपको एक्ट पर होना है, पीछे नहीं रहना है, ठीक है। A need has been filled for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability. And on the one hand, the statute-based governance structure. मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप में ज्यादा लीगलिटी काम नहीं करता है सर, ठीक है, बहुत सारा चीजें वहां पर प्रॉब्लम है, ठीक है, ज्यादा लीगलिटी नॉर्मल पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं हो पाते, लॉ उसको ज्यादा देख नहीं पाता। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के केस में बहुत सारा चीजों को हम लोग देख सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट उसको स्कैन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें कंप्लायंस स्ट्रक्चर है, उसमें फॉर्म वगैरह भरने का जगह है, तो सरकार को भी उसको सुविधा होता है हर बिजनेस के साथ ट्रैक करने का, ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग समझते हो ना, जो नॉर्मल पार्टनरशिप में गवर्नमेंट को नहीं मिलता था। इसलिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गवर्नेंस का मतलब क्या, स्मूथ रनिंग, लीगली प्रॉपरली हैंडल करने का जो तरीका होता है उसको गवर्नेंस बोलते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉ मान के प्रॉपरली काम करते हैं तो आप उसको ये बोलोगे कि गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर गवर्नेंस दे सकता है वही गवर्नमेंट, ठीक है। जिस देश में, जिस स्टेट में आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, मतलब आप समझिएगा कि प्रॉपर गवर्नेंस। जिस कंपनी में गलतियां कम होते हैं, जिस कंपनी में फ्रॉड कम होते हैं या होता ही नहीं है, आप समझे कि गवर्नेंस अच्छा, ठीक है। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को प्रॉपर करना है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को कम करना है, करप्शन को हटाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब लॉ के आड़ में, लॉ के आड़ में मतलब लॉ को धोखा देके 2 नंबर बढ़ाना, ठीक है, ये अच्छा चीज नहीं है कंट्री के लिए। ये सब प्रॉब्लम भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू से सॉल्व करने का कोशिश किया गया है। On the other hand, in order to enable professional expertise and the entrepreneurial initiative and combine, organize, operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act 2008 was enacted. तो पर्पस यही है, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम को हटा के, ट्रेडिशनल जो प्रॉब्लम था उसको हटा के एक न्यू इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी को डेवलप करना, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है उसे भी फीलिंग आए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का सुविधा भी उनको मिलता है, गवर्नमेंट भी ट्रैक में देता है, जरूरत पड़ने में सब्सिडी देता है, अलग अलग बिजनेस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इन सिंपल बिजनेस पार्टनरशिप में चलेगा, बट फिर भी एक कॉर्पोरेट वाला फीलिंग्स आएगा, मतलब एक कंपनी वाला कॉन्सेप्ट के साथ ही बिजनेस काम करेगा, सिर्फ फीलिंग्स नहीं, एक्चुअल में कंपनी वाला ही काम करेगा। बस इसीलिए LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle, जो मैं अभी बोलने का कोशिश कर रहा था। अगर आप कंपनी नहीं बना सकते, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर कंपनी नहीं बना सकते LLP बना लो, लेकिन कंपनी जैसा कैरेक्टर पालो, लाइक अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक अ कंपनी, लाइक अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में समझाया, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का प्रॉब्लम। फार्म लोन लेता है तो लायबिलिटी के लिए पार्टनर लायबल हो जाते हैं, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के केस में पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं ले सकते, वो लिमिटेड लायबिलिटी ही लेगा। ये किसी भी पार्टनर के लिए एक कॉन्फिडेंस देता है कि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे पर्सनल एसेट्स पे वो कभी भी कोई बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आके हमसे क्लेम नहीं कर सकता। But allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement. The LLP form enables entrepreneurs, professionals in enterprise providing service of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicle suited for their requirement. Owing to flexibility in the structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for small enterprise and for investment by venture capital. Another very important part, sir. अगर आज एक आप पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हो ना, पुराना 1932 टाइप्स, इसमें आपको ना इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा सर। इन्वेस्टमेंट मतलब आप लोग, चलो आप लोगों को बताने के लिए, VC कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल आज की डेट में मेरे हाथ में ही, इजी टू अंडरस्टैंड। सर आप लोग टीवी में एक शो आता है, सोनी टीवी में मोस्ट प्रोबेबली, क्या नाम है,
जिसमें बिजनेस में पैसा लगाते हैं लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या पैसे लगाते हैं बोलो, किस तरह का पैसा लगाते हैं? शार्क टैंक देखो, शार्क टैंक नाम सुने कि नहीं सुने? हेलो, शार्क टैंक में क्या होता है? शार्क टैंक में क्या होता है? आपके बिजनेस आइडिया में दूसरा जिनके पास कैपिटल है वो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, है ना? बहुत सारे फेमस फेमस एंटरप्रेन्योर है, जैसे बोट का मालिक, नाम सुन जानते हो? बोट का मालिक का क्या नाम है? अरे बताओ। अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। आपको पता है इनका मतलब बाय क्वालिफिकेशन ये क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और अश्नीत ग्रोवर, अश्नीत ग्रोवर जिनको जो बोलते हैं दोगलापन है, सब दोगलापन है। वो भी काफी अच्छा खासा डिग्री आईआईटी है सर, फिर उसके बाद एमबीए इन फाइनेंस वगैरह किया है, बैंकर के तौर पे काम किया है, ठीक है। मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा बिजनेस को बनाने के लिए भी बड़ा नॉलेज चाहिए होता है, नॉट नेसेसरी ऑलवेज यू हैव अ डिग्री, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास डिग्री हो। डिग्री से भी बड़ा चीज, अगर मैं अमन गुप्ता का ही बात करूँ, क्या अमन गुप्ता एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहा है क्या? एक सीए का जो काम होता है ट्रेडिशनल, नहीं कर रहा है ना, ठीक है। सीए लोग किस लिए बनते हैं? फॉर्म बनाने के लिए, है ना, या किसी कॉर्पोरेट में अकाउंट्स का जॉब करने के लिए, टैक्स वगैरह का संभालने के लिए, कंसल्टिंग करने के लिए। तो क्या अमन गुप्ता सीए का काम किया? नहीं किया। वो बिजनेसमैन बन गया, एंटरप्रेन्योर बन गया। अब ये चीज मैं कैसे लोगों को समझा पाऊँ? मैं तो नहीं समझा सकता डायरेक्टली बोल के, क्योंकि लोग समझ नहीं पाता है। तो इसलिए अमन गुप्ता का एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा कि इन्होंने चार्टर्ड का पढ़ाई करके चार्टर्ड का काम नहीं किया है, उल्टा इन्होंने बिजनेस बना दिया। इनको भी काफी सुनना पड़ा था जब इन्होंने बोर्ड को बनाया। आज अब हम सबके सबके ईयर में देखो, रास्ते में चलते चलते हर 10 में से 5-7 लोगों के कान में आपको बोट का ही सारा मतलब प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्यों इन्होंने सीए किया? बार बार ये अपने इंटरव्यू में बोलता है कि अगर मैं सीए ना करता तो शायद कभी बोट नहीं बना पाता। तो इसीलिए मेरा हमेशा एक स्टूडेंट को कहना होता है, whether you want to be a chartered accountant or not, but you must have a knowledge like a chartered। मतलब इसको मैं बंगाली या हिंदी में बोलूं कि चार्टर्ड होते चाहो कि ना चाहो डजेंट मैटर, बट चार्टर्ड वो तो नॉलेज रखते हो। समझ रहे सर? चार्टर्ड बनना चाहो ना चाहो फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बोलते हैं नहीं सीए टफ है, हमको नहीं करना है। अरे मत करो सीए यार, बट सीए जैसा नॉलेज गैदर कर लो, जिंदगी में बहुत काम होता है, बहुत काम है। आपको ऐसा बहुत एग्जाम्पल मिलेगा। झुंझुनवाला, वो भी सीए जैसा काम नहीं किया। राकेश झुंझुनवाला का नाम कर रहा हूँ सर, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, उन्होंने भी सीए किया है, लेकिन सीए का काम नहीं किया, बन गया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर इंडिया का। सिर्फ लोग बिजनेस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते करते पैसा कमा लिया, दूसरों के बिजनेस पे इन्वेस्ट करते करते रिचेस्ट मैन बन गया। तो बस यही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट का काम क्या है, उस सब्जेक्ट से आप क्या चीज तोड़ सकते हो, मतलब क्या चीज अचीव कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये बात घुस गया ना, पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। और फिर आपको कोई बोलेगा नहीं, माँ पापा को भी बोलना नहीं पड़ेगा बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। टीचर को भी नहीं बोलना पड़ेगा कि क्या रे एग्जाम अच्छे से दे, अच्छे एग्जाम अच्छे से दे, क्योंकि आप खुद ही अंदर से मोटिवेटेड हो जाओगे। हाँ ठीक है, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख के थोड़ा देर के लिए मोटिवेशन ले सकते हो सर, बट एक्चुअल मोटिवेशन अंदर से आता है। अगर ये अंदर का मोटिवेशन आ गया ना सर जिंदगी में, आपको कोई बाहर का मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अंदर से जानो, आपका सब्जेक्ट ही आपका मोटिवेशन है। आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, ये अपने आप में ही मोटिवेशन देता है लोग, ठीक है सर। लेकिन मैं आज आपको अमन गुप्ता का बात नहीं करना चाह रहा, मैं बोलना चाह रहा था वेंचर फंड के बारे में। वेंचर कैपिटल फंड, आज शार्क टैंक में आप देखते हो कि कुछ लोग अपने बिजनेस लेके जाते हैं, बिजनेस का अचीवमेंट बताते हैं कि ये बिजनेस है, ये आइडिया है, कुछ टर्नओवर होता है, किसी के केस में टर्नओवर बिल्कुल नहीं होता है। और फिर अमन गुप्ता जैसे, अस्पी ग्रोवर जैसे लोग जो ऑलरेडी अपने लाइफ मतलब अपने करियर में काफी टॉप अचीवर्स है, उन्होंने क्या करके दिखाया? वो अभी इनके बिजनेस में पैसा लगा, वो जो भी बिजनेस बनाया है अस्मित ग्रोवर ने भारत पे बनाया सर। हाँ, आईआईटी का जॉब छोड़ के, बैंकर का जॉब छोड़ के भारत पे जैसा
ऐप बना दिया, भारत पे जैसा QR कोड बना दिया जो पेटीएम को बीट कर दिया सर। मतलब भारत पे पेटीएम जैसे टेक्नोलॉजी को भी कंपटीशन दे दिया। अगर भारत पे ना आता तो शायद पेटीएम का वैल्यूएशन और बेहतर हो जाता, लेकिन असली ग्रोवर ने पेटीएम को टक्कर दे दिया। क्या क्या बता सकता हूँ मैं आपको, छोड़ो सर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज ये लोग अचीवमेंट किया है और आज इनके पास इतना पैसा है कि दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। तो अगर आप LLP बिजनेस बनाते हो ना, मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं क्योंकि शेयर होल्डिंग लेते हैं। LLP में भी शेयर होल्डिंग कॉन्सेप्ट काम करता है सर, मतलब पार्टनर बन के ही एक शेयर होल्डिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं होता। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का जो प्रॉब्लम था उसको LLP के थ्रू से हटाया गया है और LLP भी वेंचर कैपिटल फंड ले सकता है। किसी को 50 लाख का जरूरत है, किसी को 1 करोड़ का जरूरत है, किसी को 10 लाख का जरूरत है, किसी को 2 करोड़ को 10 करोड़ का जरूरत है, LLP के थ्रू से भी आपको वो फंड मिल सकता है। नॉट जस्ट कि शार्क टैंक, ऐसा नहीं कि हर किसी को शार्क टैंक में जाना पड़ेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, वेंचर कैपिटल का बहुत सारा सोर्सेस है। ये देखिए, ये बहुत सारे इंडिया में टॉप वेंचर कैपिटल फंड है सर। एसएल पार्टनर, सिक्विया कैपिटल, नेक्सस, कलारी कैपिटल, ब्लूम। ठीक है, दे आर द फेमस इंटरनेशनल कंपनी भी है और इंडिया में भी जबरदस्त काम करते हैं। इनका मेन काम ही है दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाना। और अगर आप सेबी के साइड में जाओगे, आपको वेंचर कैपिटल फंड्स का, रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड का भी लिस्ट मिल जाएगा जो दूसरों के बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है। आपको सुविधा क्या होता है? आपको ये सुविधा हो जाता है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बिजनेस कैसे करूं। ऐसी सिचुएशंस में आपके बिजनेस पे आइडिया पे अगर किसी को दम दिख गया तो वही आपके बिजनेस में पैसा लगा के थोड़ा शेयर होल्डिंग लेके या LLP में पार्टनरशिप लेके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लेके आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। तो जब आप सोच रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप करते हैं, एक कॉर्पोरेट इकोसिस्टम जहां पर आप बढ़ सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो। हेलो, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? কিরে বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ। चलो, बहुत हो गया बैकग्राउंड स्टोरी, अब लॉ में फोकस करते हैं। तो इतना तो समझ में आ ही गया है आपको, LLP इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट इन लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस। मतलब कंप्लायंस मतलब ज्यादा फॉर्म का भी चक्कर नहीं है, ये भरो वो भरो, कंपनी जैसा, कंपनी में जैसे ना बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम ये भरना पड़ेगा वो भरना पड़ेगा। LLP में भी भरना पड़ता है लेकिन थोड़ा कम। So low compliance cost, but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as traditional partnership. तो अंदर का स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल 1932 टाइप का ही रहेगा, बट बाहर से थोड़ा कंपनी वाला फीलिंग्स भी रहेगा। LLP इज सेपरेट लीगल एंटिटी। LLP अपने कंपनी के मेंबर से अलग होता है। जैसे ये अगर देखो ABCD 4 पार्टनर है, इन्होंने मिलके एक LLP बनाया। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ABCD एंड कंपनी, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये लोग मिलके एक LLP बनाता है, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है। मतलब ABCD एंड कंपनी अलग है और ये 4 लोग अपने आप में अलग है। इसलिए क्या कहता है कि LLP itself will be liable for full extent of it। LLP is a separate legal entity, जो एक कंपनी भी होता है। हर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी अलग, उसका मेंबर अलग। ये चीज मैं आपको बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में भी पढ़ा था। बहुत अच्छा होता है सर ये सब, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ वगैरह बहुत जरूरी होता है सर। जिन्होंने कर लिया कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास नॉलेज है। जिन्होंने नहीं करा उनको वेट करना पड़ेगा कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने के लिए। मतलब जब पढ़ लोगे कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाओगे सर। ओके सर, आगे बढ़ो सर। LLP is a separate legal entity and while the LLP itself will be liable for the full extent of its assets, LLP itself will be liable for the full extent of its assets, the liability of the partners will be limited। मतलब अगर ABCD एंड लिमिटेड, ABCD एंड कंपनी, ठीक है, ABCD एंड कंपनी, ये कंपनी नहीं रे बाबा, LLP है। अगर ABCD LLP मार्केट से लोन लेता है तो
इसका एसेट एबीसीडी कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वही इस लोन के लिए लायबल होंगे। इंडिविजुअली ना तो ए लायबल होंगे, ना तो बी लायबल होंगे, ना तो सी लायबल होंगे, ना तो डी लायबल। सर लायबिलिटी होगा लिमिटेड, मतलब जितना ए लायबल है अपने फार्म के प्रति उतना उसको देना पड़ेगा। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो जमा कर दो, अगर बी का कुछ आउटस्टैंडिंग है अपने फार्म के प्रति वो जमा कर दो, सी का कुछ आउटस्टैंडिंग है तो भी जमा करना पड़ेगा। अगर कुछ बाकी अमाउंट है जो उन्होंने वादा किया था वो अगर नहीं दिया है तो वो देना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी जो ओवरऑल फार्म है उसका लोन का लायबिलिटी उसका एसेट्स की तरह, इसीलिए कहते हैं एलएलपी itself will be liable for the full extent of its assets. The liability of the partners will be limited. So LLP is a separate legal entity and a business organization is an alternative corporate business. ठीक है, ये कंपनी का ही एक ऑल्टरनेट मोटो है। मतलब आपको कंपनी बनाना नहीं है कोई बात नहीं, एलएलपी बना के खुश हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े फार्म हैं जो एलएलपी बिजनेस के थ्रू से काम कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी बहुत सारे हैं जो एलएलपी मॉडल में काम कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। आपको मैं कुछ नाम दे सकता हूँ। एलएलपी टॉप एलएलपी इन इंडिया, देखते हैं सर गूगल क्या बताते हैं। यू कैन चेक इट हियर, कुछ गूगल से कुछ निकल के आ रहा है, जैसे खैतान एंड कंपनी, आनंद एंड आनंद, वैशिष्ट एसोसिएट्स, वैश एसोसिएट्स, ठीक है, ट्राइलीगल इंडिया, बहुत सारे फार्म हैं, बहुत सारे हैं सर। इवन कोलकाता में भी मैंने बहुत सारा देखा और बाकी लिस्ट तो आपको अवेलेबल हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट, ठीक है। कितना एलएलपी आज के डेट में आपको रजिस्टर्ड मिलेगा, स्टेट वाइज डेटा भी अवेलेबल है, स्टेट वाइज डेटा भी अवेलेबल है, तो आप अपने मर्जी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। सर since LLP contains element of both corporate structure as well as partnership from the structure, एक LLP के अंदर कंपनी वाला स्ट्रक्चर भी होते हैं और पार्टनरशिप वाला स्ट्रक्चर भी होते हैं, इसीलिए LLP को क्या कहा जाता है सर, हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो समरी क्या होता है सर, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, alternate corporate business vehicle, ठीक है, allows the partner the flexibility of organizing internal structure. LLP itself will be liable for the full extent of its assets and liability of partner will be limited, unlike partnership. Normal partnership में क्या है, liability unlimited होता है, यहाँ पर limited। सर LLP को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को सेक्शन वाइज याद रखना जरूरी है एग्जाम में, जैसे कि there is a concept of body corporate, ये कॉन्सेप्ट एलएलपी पे भी लागू होता है क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड कंपनी लॉ से लिया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। आज के डेट में कंपनीज एक्ट को 2013 एक्ट बोला जाता है, पर 2013 एक्ट ये तो हाल फिलहाल में आया है सर, 2013 कंपनीज एक्ट। इससे पहले कंपनीज लॉ का जो पैटर्न चलता था वो 1956 वाला था, हम लोग अपनी पढ़ाई के टाइम पे इसी लॉ में पढ़ाई करते थे, बट बाद में ये 2013 आया, आप लोग 2013 ही पढ़ते हो। तो 2013 से पहले 1956 लॉ था कंपनीज, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया था सेक्शन 3 में, ठीक है। इट मींस अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, बॉडी कॉर्पोरेट मींस कंपनी, जिसके बारे में 1956 कंपनीज एक्ट डिफाइन करके रखा। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब अगर बॉडी कॉर्पोरेट है एंड इंक्लूड्स एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, LLP incorporated outside India, a company incorporated outside India, सभी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। मतलब एक LLP को हम बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं, बट पार्टनरशिप कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि LLP को कंपनी जैसा रेस्पेक्ट भी बोल सकते हो, कैरेक्टर भी बोल सकते हो, बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि अमूल, नाम सुने सर, अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, नाम सुना है कि नहीं सुना, रोज सुबह पीते हो, हम भी पीते हैं। तो अमूल कंपनी नहीं है सर, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कभी डेटा मिल जाता है। अमूल 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 अमूल, अमूल का नाम इसलिए दिया ताकि ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाए। देखो सर, अमूल में कहीं पर भी पब्लिक लिमिटेड दिख रहा है क्या, ना तो पब्लिक है ना तो प्राइवेट है, क्या लिखा है, Amul is an Indian state government owned dairy based cooperative society officially named the Gujarat Milk Marketing Federation based Anand Gujarat, is under the ownership of
गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसके अंडर में चलता है, मतलब इसका फेडरेशन कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी बट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। 3.6 million of milk producers within the city। सिर्फ आनंद में ही 3.6 मिलियन दूध का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में जो व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया इन्होंने लाया। चलो अभी अमूल में केस स्टडीज थोड़ी करना है, जस्ट दिखाया आपको कि अमूल एक कोऑपरेटिव टाइप है, ना कि कंपनी टाइप्स, ठीक है। या फिर आज के डेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है सर? सर इसके लिए आप लोगों को फाउंडेशन वाला क्लास करना पड़ेगा। जो लोग सीए फाउंडेशंस का या सीएमए फाउंडेशंस का जो ये क्लास करते हैं, बीसीके का क्लास करते हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का, वहां पर मैं बोलता हूँ अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में बोलता हूँ कि पार्टनरशिप क्या है, एलएलपी क्या है, वहां पर भी बताया जाता है। बट ये तो लॉ है, डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, 1% कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं। जो लोग 11-12 क्लास में पढ़ते हैं, 11-12 क्लास में बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स बोल के एक पेपर होता है। आई थिंक आईएससी बोर्ड में कॉमर्स बोला जाता है, सीबीएसई एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड में बिजनेस स्टडीज कहा जाता है। उसमें भी ये सब पढ़ाया जाता है। सर क्या बोलते हैं, लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं सर पढ़ा है सब पढ़ा है। लेकिन क्या है ना, तब रट्टू तोता की तरह ज्यादातर लोग रट लेते हैं। हाँ, 2 नंबर आएगा पढ़ ले, 4 नंबर आएगा पढ़ ले। चलो सर चलो, तो कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कंपनीज लॉ में जगह नहीं मिला है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना करके रखा है नोटिफिकेशन देके, उनको छोड़ के बाकी सबको ही बॉडी कॉर्पोरेट बनाता है। सबसे बड़ा कैरेक्टर जो आपको यहाँ पर समझना पड़ा, दैट इज एक एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, लेकिन एक पार्टनरशिप नहीं होता है सर बॉडी का। ये बात यहाँ पर समझने वाला था, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड नॉर्मली कंपनी के साथ जुड़ता है, लेकिन एलएलपी को भी एक कंपनी वाला दर्जा मिला। दर्जा मतलब समझते हैं ना, रेस्पेक्ट, एक कैटेगरी किया गया। बिजनेस सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन। Designated partner, section 2 subsection J, designated partner means any partner designated as such pursuant to section 7 of the act। okay, so designated partner। entity, section 2 subsection K, entity क्या होता है? entity means कोई body corporate include for the purpose of section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 a firm set up under Indian Partnership Act 1932। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को भी एंटिटी कहा जाता है। बात समझ रहे? बाकी कॉर्पोरेट इंक्लूड पर्पस ऑफ सेक्शन 18 मतलब एलएलपी एक्ट के तहत भी, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 2 सबसेक्शन आई, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? आप लोगों को पता है, जैसे कि अभी अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, अप्रैल टू 31st day of March next year। If LLP has been incorporated on 15th October 2017, then its financial year may be from 15th October 2017 to 31st March 2019। सर बात को समझे कि फाइनेंशियल ईयर का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस अ पीरियड फ्रॉम 1st day of April to a year of 31st day of March of the following year। However, in case of LLP incorporated after the 30th of September of a year, the financial year may end on the 31st day of March of the next year following that year। VBI की पॉइंट है, फाइनेंशियल ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, जैसे अभी जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2023, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 10 दिन ही हुआ है न्यू ईयर का। सर न्यू ईयर, ये सर बिजनेस वर्ल्ड में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसी को न्यू ईयर माना जाता है। जनवरी अलग टाइप का न्यू ईयर है कैलेंडर टाइप में, और फाइनेंशियल टाइप में यही न्यू ईयर है 1 अप्रैल। तो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर का क्या टाइम पीरियड है? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31st मार्च 2024 तक चलेगी, 31 मार्च 2024 तक चलेगी। तो नॉर्मल एलएलपी के केस में भी वही है। अगर एलएलपी 30th सितंबर से पहले बन रहा, एनी डे बिफोर 30th सितंबर ऑफ दैट ईयर, मतलब अगर सिंपल बात है, अगर कोई एलएलपी 30th सितंबर 2023 के बाद, मतलब से फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया, अगर कोई एलएलपी बिजनेस 15 अक्टूबर 2017 में बन रहा, मतलब 30th सितंबर के बाद, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 15 अक्टूबर 2017 टू
मतलब स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से 2017 से और खत्म होगा 31 मार्च 2019 को जाके। मतलब नॉर्मली खत्म हो जाना चाहिए था कब? 31 मार्च 2018 में जाके। लेकिन अगर कंपनी 30 सितंबर के बाद फॉर्म हो रहा है एलएलपी, तो उसका न्यू ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च ऑफ 2018 में जाके। ये स्टार्टिंग केस में ऐसा होता है, इनकॉर्पोरेट न्यू कंपनी के केस में ऐसा है। इसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जैसे चलता रहेगा। इफ एनी डाउट आस्क मी। बोलो सर, कोई डाउट है क्या? मतलब न्यू कंपनी के केस में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है एलएलपी में, और एक बार पुराना हो जाए तो नॉर्मल केस में आ जाए। और न्यू केस में भी वही है, लेकिन अगर 30 सितंबर के बाद आया है तो जो ईयर खत्म होगा उसके नेक्स्ट ईयर में जाके खत्म होगा। मतलब 2018 के बदले 2019 के 31 मार्च का डेट दिया जाएगा एंड के लिए। सर बोलो सर, क्या डाउट है बोलो, चुप ना रहो। डाउट है तो पूछो, और डाउट नहीं है तो भी बोलो। সবাই বুঝতে পেরেছে? ক্লিয়ার? তথা Yes, sir. নয়নী, असीमा, नील, पंकज, बोलो सर, आप लोगों को समझ में आया? दिवास क्लियर है कि नहीं? नील ने मुझे जवाब दिया हाँ सर। तो क्या मैं नील का हाँ को सबका हाँ समझूं? ओके सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, मैं यही समझ के आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ओके ओके सर, और क्या है सर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो फाइनेंशियल ईयर को कंट्रोल करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट has prescribed uniform financial year from 1st April to 31st March of next year. In keeping with the income tax law, the financial year of LLP should always be from 1st April to 31st March. तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? 1st April to 31st March of the year next. लेकिन अगर कोई एलएलपी किसी ईयर में 31st डे के बाद इनकॉर्पोरेट होता है, मतलब स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम आता है, तो उसका न्यू मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जो मंथ में नॉर्मली होना चाहिए उसके नेक्स्ट ईयर में जाके खत्म, जैसे 2018 की जगह 2019 में जाके खत्म। बस ये एक स्पेशल कंडीशन था, बाकी नॉर्मल, बाकी जनरल कॉन्सेप्ट नॉर्मल। सर फॉरेन एलएलपी क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन एम फॉरेन एलएलपी के बारे में बात करता है। व्हाट इज फॉरेन एलएलपी? Sir, foreign LLP, Section 2, Subsection A, it means LLP formed, incorporated, or registered outside India, which establish a place of business within India. Business India में कर रहा है, but incorporate India के बाहर भी है. It means LLP formed, incorporated, or registered outside India. मतलब start business को register किया बाहर में, but business को चला रहा है इंडिया। LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में भी सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन एन। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ में कहा गया है, इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी and its partners which determine the mutual rights and duties of the partner and their rights and duties in relation to that. Who is partner here? Section 2 subsection Q. सर बहुत simple definitions है। Partner in a relation to an LLP means any person who becomes a partner in LLP in accordance with the LLP agreement. बस इतनी सी बात है। सर ये सब क्या है? ये सब डेफिनेशन, सर ये सब डेफिनेशन जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन लिखना होता है कि व्हाट इज फॉरेन एलएलपी, या फिर कई बार फॉरेन एलएलपी या फिर किसी भी तरह का पॉइंट से आपको पूछ सकता है। तो जब आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे ना, जैसे ये टॉपिक जैसे खत्म होगा मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको सेक्शन का यूज करना है, डेफिनेशन का यूज करना है। ओके, फिलहाल मैं इसको अभी नहीं बोलता, और मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन कराने के टाइम पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में कहा गया है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू एलएल। मतलब 1932 का जो प्रोविजंस है, लॉ है,
वो एलएलपी में एप्लीकेबल ना करे, क्योंकि एलएलपी के लिए अलग प्रोविजन है। सेक्शन 5 में पार्टनर के बारे में कहा गया है, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी ए पार्टनर इन एलएलपी। मतलब कोई इंडिविजुअल बंदा भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है और कोई कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। मतलब मानो देयर इज अ कंपनी समथिंग लिमिटेड, ठीक है, मे बी XYZ लिमिटेड, तो XYZ लिमिटेड है तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एक बॉडी कॉर्पोरेट होने के बाद भी वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। However, an individual shall not be capable of becoming a partner of an LLP. Individual shall not be capable of partner of an LLP if अगर कुछ ये conditions fulfill ना हो, ठीक है। जैसे अगर has been found to be unsound mind, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है। अनसाउंड मतलब क्या है? जो नॉर्मली साउंड नहीं है, मतलब अनसाउंड उसी को बोला जाता है ना जो पागल है, नशाड़ी है, गंजाड़ी है, समझ रहे हो ना? अनसाउंड माइंड, नॉर्मल नहीं है। अच्छा, नॉर्मल नहीं है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? मैं किसी को अनसाउंड बोल देने से क्या हुआ, अनसाउंड हो जाएगा? अब पागल इंसान है, मैं बोलने से हो जाएगा? नहीं सर। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन अगर उसको डिक्लेयर करता है कि ये बंदा पागल है, मेडिकली उनको अगर अनफिट किया जाता है, ऐसा नहीं होता, सब टेस्ट होता है, टेस्ट करके उसको प्रूव किया जाता है कि ये बंदा अनसाउंड है, ठीक है, कि इतना नशा करते हैं कि ये नॉर्मल हालत में नहीं रहता, कि इतना दिमागी हालत खराब है, मेडिकल कंडीशन इतना खराब है कि वो अनसाउंड है, तभी उनको अनसाउंड कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि आस पड़ोस के लोग पागल बोल दिया तो वो पागल हो गए, नो सर। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब उसको कोई इंसॉल्वेंट होगा तो वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। बेसिकली उनको इंसॉल्वेंट के बाहर निकाला जाएगा तभी जाके वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। And he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending, मतलब उनको इंसॉल्वेंट के लिए एडजुडिकेटेड किया गया है, मतलब लॉ के थ्रू से उनको इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सकता है और एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो ऐसे हालत में भी वो पार्टनर नहीं बन सकता। इसलिए कहा है an individual shall not be capable of becoming a partner of LLP if these conditions are there। अगर ये कंडीशन नहीं है तो बिल्कुल बन सकता है अगर वो नॉर्मल है तो। सर एक एलएलपी में मिनिमम कितना पार्टनर होना चाहिए? सेक्शन 6 में कहा गया है एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर। जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में भी होता है कि कम से कम 2 पार्टनर जरूरी है, तो यहाँ पर भी कम से कम 2 पार्टनर। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, अगर कभी भी ऐसा होता है कि पार्टनर 2 से कम है and the LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligation of LLP incurred during that period। सर कुछ बात समझ में आया? चौथा नहीं बोलो सर। सर मतलब अगर मानो 2 पार्टनर है, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई पार्टनर है, एलएलपी चालू किया है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मानो वाई पार्टनरशिप से निकल गया है, ठीक है, पार्टनरशिप से निकल गया है। एलएलपी तो बिजनेस है सर, वो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एलएलपी बिजनेस चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर मानो एक्स और वाई दोनों पार्टनर था, वाई नहीं है, एक्स अकेला बिजनेस चला रहा है, तो कॉन्सिक्वेंस समझो। अगर वाई पार्टनरशिप छोड़ के चला जा रहा है, इसके बारे में एक्स को पता है कि वाई छोड़ के चला गया, इन दैट पर्टिकुलर पीरियड 6 महीने तक ठीक है, 6 मंथ्स के ऊपर अगर एक अकेला बिजनेस चला रहा है, ठीक है, आफ्टर दो 6 मंथ्स एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम अलोन, एक्स को पता है कि वाई नहीं है, वो अकेला बिजनेस चला रहा है, इस पीरियड में जो भी लायबिलिटी एलएलपी क्रिएट करेगा वो सारा लायबिलिटी पर्सनली लायबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि तब लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई होगा, क्योंकि पार्टनरशिप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही तो खत्म हो रहा है ना। अकेला होगा तो पार्टनरशिप थोड़ी होगा, पार्टनरशिप में पार्टनर होना जरूरी है। तो अगर आप पार्टनरशिप का बेसिक कैरेक्टर से हट जाते हो, 6 महीना टाइम दे रहा है तो आपको 6 मंथ्स टाइम दे रहा है, 6 मंथ्स बाद भी अगर आपको पता है और फिर भी आप बिजनेस को चला रहे हो, तो इस टाइम पे जो भी लायबिलिटी क्रिएट होगा उसको आपको अकेला ही संभालना पड़ेगा। सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में कहा है एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, जो कोई कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स होना बहुत जरूरी है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और कम से कम एक बंदे को भारत का रेजिडेंट होना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में एलएलपी ओपन कर सकता है।
तो इंडिया में एलएलपी ओपन करने का बेसिक कंडीशन हो गया सर, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो कि इंडिविजुअल्स हैं, और उनमें से एक बंदा एटलीस्ट भारत का रेसिडेंट होना पड़ेगा। रेसिडेंट कॉन्सेप्ट कहाँ बोला गया है? इनकम टैक्स एक्ट के तहत कम से कम 182 डेज आपको भारत में रहना है, ठीक है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। इफ इन एलएलपी, अगर एलएलपी में ऑल द पार्टनर्स आर बॉडीज कॉर्पोरेट, अगर किसी एलएलपी में सारा पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब सब कंपनी है या कोई एलएलपी है, मतलब 2-3 एलएलपी मिलकर भी एक एलएलपी बना सकता है, या फिर 2-3 कंपनी मिलकर भी एलएलपी बनाते हैं, और इन बीच 1 और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल, और जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल्स। इफ इन एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और इन बीच 1 और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, at least 2 individuals who are partner of such LLP or nominees of such bodies corporate shall act as a designated partner। बात को समझे, अगर किसी पर्टिकुलर एलएलपी बिजनेस पे, अगर किसी पर्टिकुलर एलएलपी बिजनेस पे सारे के सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर किसी जगह में एक से ज्यादा पार्टनर है इंडिविजुअल्स, तो क्या कहता है? एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल्स है एंड बॉडी कॉर्पोरेट मिला के, ठीक है। मतलब मानो एक्स एक पार्टनर है और एक है XYZ लिमिटेड जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक एक्स कौन है? एक इंडिविजुअल इंसान, ठीक है। ये दोनों मिला के एक एलएलपी बना है, तो क्या कहता है? एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर द पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट अकेला होने से नहीं होगा, उसका जो नॉमिनी होगा, ठीक है, नॉमिनी करना पड़ेगा, मतलब उनके जब XYZ कंपनी नहीं रहेगा तो उनका कोई नॉमिनेशन होना चाहिए जो इस फार्म का मालिक बनेगा, ठीक है। एलएलपी और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट सर एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर का रूप दिया जाएगा। एग्जांपल देखो, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। LLP by the name SMY LLP, LLP by the name SMY LLP, ठीक है, has 3 partners, S1 Limited, MIS Limited एंड Y1 प्राइवेट लिमिटेड, Y प्राइवेट लिमिटेड, 3 कंपनी है, सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट, एक SI लिमिटेड, एक MIS लिमिटेड, एक Y लिमिटेड। This will not be considered for a registration because the requirement for LLP is to have 2 individual members as partners apart from the body corporate। ये तीनों बन सकता है बट एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल पार्टनर होना चाहिए। अकॉर्डिंगली द सेड SMY LLP must consist of at least 5 partners, मतलब SMY LLP में कम से कम 5 पार्टनर होने चाहिए, नेमली की 3 बॉडी कॉर्पोरेट एंड 2 इंडिविजुअल मेंबर। तो SMY में ये जो SMY LLP है जो यहाँ पर बन रहा है, इसमें एटलीस्ट, इसमें यहाँ पर 3 बॉडी कॉर्पोरेट है, 3 बॉडी कॉर्पोरेट और 2 इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल मेंबर मतलब पार्टनर। बात को समझना सर, 3 बॉडी कॉर्पोरेट कौन कौन है? SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड, YI लिमिटेड, है ना, प्राइवेट लिमिटेड, कोई बात नहीं, तीनों बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन 3 बॉडी कॉर्पोरेट एक LLP नहीं बना सकते। तो LLP बनाने के लिए जो बेसिक कंडीशंस है उसमें 2 इंडिविजुअल मेंबर होना भी जरूरी है टू कॉन्स्टिट्यूट LLP एंड द 2 इंडिविजुअल नीड टू बी ट्रीटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, और जो 2 इंडिविजुअल है उन्हीं को डेजिग्नेटेड पार्टनर घोषित किया जाए। हेलो, बोलो सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आया? ऐसे तो LLP में कोई कंपनी भी LLP का पार्टनर बन सकता है, बट कंपनी अकेला अकेला मतलब 3 कंपनी इंडिविजुअली कभी भी कोई पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं कर सकता। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल पार्टनर होना जरूरी, और जिनको डेजिग्नेटेड पार्टनर का मौका दिया जाएगा। सर रेसिडेंट इन इंडिया, मैंने अभी आपको बोला कि रेसिडेंट इंडिया क्या होता है। रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग उसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे। रेसिडेंट इन इंडिया होने के लिए means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days during the previous year immediately preceding 1 year, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में LLP बनेगा उसके 1 साल पहले कम से कम किसी भी एक रजिस्टर्ड पार्टनर मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर को, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन रेसिडेंट इंडिया मींस
a person who has stayed in India for at least 182 days। जैसे कि आपको पता है कि दो पार्टनर में से एक पार्टनर को रेसिडेंट होना चाहिए, तो उनको इंडिया में कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर। मतलब अगर आप 2023-24 में LLP बनाना चाहते हो तो 2022-23 में आपको इंडिया में 182 दिन रहने का जो कॉन्सेप्ट है इसको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जाके आप इंडिया में LLP बनाने के लिए माने जाओ। There is an LLP of the name Indian Helicopters LLP, जिसमें 5 पार्टनर है। मिस्टर ए जो नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर बी भी नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर सी रेसिडेंट है, मिस्टर डी रेसिडेंट है, मिस्टर ई रेसिडेंट है। इन दिस केस at least 2 should be named as designated partner, out of which 1 should be resident। एक एटलीस्ट रेसिडेंट होना चाहिए। Hence if Mr. A and Mr. B are designated, then it will not serve the purpose। मतलब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों ही नॉन रेसिडेंट। हो सकता है कि एक LLP में 5 पार्टनर है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक पार्टनर रेसिडेंट होना जरूरी है। तो मिस्टर ए बी अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर दिखाया जाता है तो ये संभव नहीं है, बिकॉज ए भी नॉन रेसिडेंट है, बी भी नॉन रेसिडेंट है। तो किसको करना चाहिए? या तो सी को कर लो या तो डी को कर लो। सी डी के साथ कोई भी नॉन रेसिडेंट रह सकता है। एटलीस्ट किसी एक रेसिडेंट को आपको डेजिग्नेटेड करना पड़ेगा, चाहे वो सी से ले लो, डी से ले लो या ई से ले लो, क्योंकि 3 रेसिडेंट है ना आपका। तो एटलीस्ट एक इनमें से रेसिडेंट होना चाहिए, तभी जाके वो LLP इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकता है। आई होप कि आपको डाउट नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा। अब पॉइंट आता है सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LLP का। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारा पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, बट आगे और डिटेल्स में करना है। जैसे कि एक LLP बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, LLP का परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब चाहे नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या है सर, पार्टनर का डेथ हो जाए, पार्टनर रिटायर कर जाए, ठीक है, पार्टनर बिजनेस छोड़ के चले जाए, पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। अगर XYZ पार्टनरशिप था, अगर Z का डेथ हो जाएगा तो पार्टनरशिप नहीं रहेगा सर, पार्टनरशिप नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन LLP में बात ऐसा नहीं है। LLP परपेचुअल सक्सेशन में चलता है, मतलब पार्टनर चले भी जाए फिर भी LLP रहेगा, क्योंकि उनको कंपनी जैसा फीलिंग है, क्योंकि उनको सर बोलो सर। ये बॉडी कॉर्पोरेट और सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या अंतर होता है? सर सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जो कंपनी से अलग होता है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी सर। इतना देर से तो मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा था। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी होता है, कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको 1956 में बोला गया है। लीगल एंटिटी मतलब भी तो सेपरेट almost लीगल वही होता है सर। ऑलमोस्ट क्या है सर? ऑलमोस्ट नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग, मेंबर अलग। मतलब एक कंपनी जब अपने मेंबर से अलग काउंट होता है तो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है। मतलब इसका मतलब बहुत गहरा है सर। कंपनी लॉ बेसिक्स में भी मैं इसको समझा के रखा कि एक कंपनी जब रजिस्टर होता है, ठीक है, चाहे कुछ किसी भी नाम पे रजिस्टर कर दो, XYZ लिमिटेड के नाम पे कर दो, ABC लिमिटेड, जो भी नाम है, टाटा बिरला रिलायंस जो भी है। सर रिलायंस का ही बात कर लेता हूँ। रिलायंस एक कंपनी है और अंबानी उनका मालिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है। तो रिलायंस जो अलग है, इस अलग होने का क्या फायदा है और क्या मतलब लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है? रिलायंस अपने नाम पे लैंड परचेज कर सकता है, रिलायंस अपने नाम पे बिल्डिंग परचेज कर सकता है, रिलायंस अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हर बात में अंबानी आने का जरूरत नहीं है, भले ही अंबानी उसका मेन शेयर होल्डर हो, भले ही वो प्रोमोटर हो, भले ही वो डायरेक्टर हो। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ के द्वारा बनाया गया एक अलग एंटिटी, एक अलग पहचान। बात समझे वो? हाँ, और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो वैसे सेपरेट लीगल कंपनी एंटिटी सर भी समझ गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेस अलग और बिजनेस का जो ओनर है वो अलग, लेकिन बॉडी ऑब्वियसली, लेकिन कॉर्पोरेट समझ अलग में नहीं आ अलग रहा। अलग अलग होने के साथ साथ, अलग होने के साथ साथ ये भी तो समझो कि अलग होने के साथ साथ एक कंपनी को अलग अलग क्या मौका मिल रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिल्डिंग बना, मतलब अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है, अपने नाम पे लोन ले सकता है। यही सेपरेट लीगल एंटिटी का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब है सर, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब आप एक कंपनी हो तो आप एक बॉडी कॉर्पोरेट।
कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? ऐसे तो कंपनी का नॉर्मल मतलब होता है कि साथ मिलके काम करना, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड का सिंपल मतलब होता है जिसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। मैं आपको आगे आगे बताता हूँ, ये पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है सर कि सेपरेट लीगल एंटिटी और बॉडी कॉर्पोरेट सेम है, दोनों चीज अलग होता है। एक एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट कहा गया है एलएलपी एक्ट 2008 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में। क्या कहता है? LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is legal entity separate from that of its partners and shall have perpetual succession. Therefore, any change in the partners of an LLP shall not affect the existence, rights, or liabilities of the LLP. Section 3 of LLP Act provides that an LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is legal entity separate from that of its partners. मतलब वही हुआ ना, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होना और बॉडी कॉर्पोरेट होना ऑलमोस्ट एक ही तरह का बात हो गया, लेकिन फिर भी पहले आपको बॉडी कॉर्पोरेट होना पड़ेगा। जैसे ही आप बॉडी कॉर्पोरेट होते हो तभी आपका सेपरेट लीगल एंटिटी आता है। मतलब ये एक ही प्रोसेस का दो पार्ट है सर। पहले आप एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हो, जैसे आप एलएलपी हो जाते हो आप बॉडी कॉर्पोरेट हो जाते हो। बॉडी कॉर्पोरेट होने के बाद क्या है, मतलब आपको कंपनी बना दिया गया बेसिकली। आप एलएलपी हो बट आपको कंपनी वाला फीलिंग्स आ गया। जैसे पार्टनरशिप में क्या था, क्या पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट था? बोलो शिवास, बोल, पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट था क्या? पार्टनरशिप एंटिटी जरूर था सर पर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं था। बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए तुमको एक अलग मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो बॉडी कॉर्पोरेट जैसे ही वो बन जाते हैं, अब इसमें देखो क्या करना होगा, एक्ट 1932 के आसपास। एग्जैक्टली सर, वो 1932 में अंदर था। तो यहाँ पर आपको ये बात समझना पड़ेगा दैट इज अ पार्टनर एंड शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। तो एक एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब पार्टनर आते जाए फर्क नहीं पड़ता, कंपनी वाला फीलिंग्स है। जैसे कंपनी में भी कोई भी मेंबर आए जाए कंपनी चल सकता है, बट पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप खत्म, पार्टनर रिटायर कर जाए पार्टनरशिप खत्म। एलएलपी का क्या है, ऐसा बात नहीं है। पार्टनर अगर आज ये पार्टनर है कल दूसरा आएगा फिर भी एलएलपी चलेगा, एलएलपी बंद नहीं होगी। तो यही बॉडी कॉर्पोरेट का कैरेक्टर है, एक कंपनी का कैरेक्टर। देयरफॉर एनी चेंज इन पार्टनर्स, पार्टनर आता जाता रह सकता है। एलएलपी शैल नॉट इफेक्ट द एक्जिस्टेंस, राइट्स ऑफ लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी। इसमें एलएलपी के लायबिलिटीज में या राइट में कोई चेंजेस नहीं करता। लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा, राइट भी मिलता जाएगा, भले ही पार्टनर चेंज होता है। ये एक कंपनी का भी कैरेक्टर है। इसीलिए सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी एक्ट प्रोवाइड्स दैट एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट formed and incorporated under this act and legal entity separate from that of its partner। ठीक है। अब बॉडी कॉर्पोरेट जैसे ही कोई हो जाता है ना, वो अपने मेंबर से अलग हो जाता है। जब बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है, जैसे आपको मैं बता, रिलायंस एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। एक एलएलपी बिजनेस भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट होने का मेन कैरेक्टर क्या है कि आप सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा। जैसे यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखो, LLP as a separate legal entity is liable to the full extent of its assets, but liability of the partner is limited to their agreed contribution in the LLP। वो सिर्फ उतना कंट्रीब्यूट करेगा जितने के लिए वो एग्री किया था। In other words, creditor of LLP shall be the creditors of LLP alone। Creditors of LLP shall be the creditors of LLP alone। ठीक है, मतलब जो LLP को क्रेडिट मतलब लोन वगैरह दिया है वो LLP का ही क्रेडिटर है, वो पार्टनर का क्रेडिटर नहीं। मतलब रिलायंस को अगर किसी बैंक ने लोन दिया है, बात को समझे, मैं कंपनी वाला बात कर रहा हूँ। रिलायंस एक कंपनी है, जैसे मानो मैं मेरा रिलायंस में शेयर होल्डर, तो मैं रिलायंस का कौन हूँ, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ। मार्केट में रिलायंस का लोन आया है, मानो रिलायंस का 10,000 करोड़ का लोन है, तो 10,000 करोड़ के लोन के लिए शेयर होल्डर लायबल होंगे कि रिलायंस लायबल होंगे? बैंक कौन है, क्रेडिटर है। किसका क्रेडिटर, रिलायंस का क्रेडिटर कि शेयर होल्डर का क्रेडिटर? बोलो सर, चुप ना रहो। बेसिक अकाउंटिंग कौन होगा? ऑब्वियसली रिलायंस का क्रेडिटर है। तो ये कैसे संभव हुआ, इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण संभव। क्योंकि रिलायंस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए बैंक का लोन अगर बाकी है तो वो रिलायंस से मांगेगा।
सिमिलरली कोई एलएलपी है तो एलएलपी से मांगेगा, पार्टनर को नहीं मांगेगा, शेयर होल्डर को नहीं मांगेगा। यही कहना चाहता है सेपरेट लीगल एंटिटी का यही सबसे बड़ा बात है। हाँ मांगेगा, कितना मांगेगा? जितने के लिए पार्टनर एलएलपी के प्रति लायबल है, अपना कंट्रीब्यूशन जितना एग्रीड कंट्रीब्यूशन है। तो अगर बोला था कि मैं पार्टनरशिप में 10 लाख का पार्टनर बनूंगा, अगर 10 लाख नहीं दिया, 5 लाख दिया है, 5 लाख बाकी है, तो 5 लाख लाओ अपना, उतना मांग सकता है, एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता। एग्रीड कंट्रीब्यूशन से 1 पैसा ज्यादा नहीं मांग सकता। बात समझ में आया? बॉडी कॉर्पोरेट बेसिकली उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देता है और सेपरेट लीगल एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ साथ उसको मिलता है। तो सिमिलरली परपेचुअल सक्सेशन भी तो वही है। सब एक बॉडी कॉर्पोरेट बना तो एक के बाद एक कैरेक्टर फुलफिल होता जाएगा। एक पार्टनरशिप बिजनेस में क्या था, पार्टनर का डेथ हो जाए पार्टनरशिप खत्म। लेकिन एलएलपी में भी क्या हुआ, जैसे वो बॉडी कॉर्पोरेट बन गया ना, अब उसका बंद तभी होगा जब लॉ उसको बंद करेगा। एक कंपनी बनाना आसान होता है, इतना आसानी से आप उसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। लॉ इसको बनाते हैं, लॉ ही इसको बंद कर सकता है। ऐसा नहीं कि पार्टनर का डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप एलएलपी खत्म है, नहीं। एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एक्सिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजिंग पार्टनर। आज किसी बिजनेस में XYZ पार्टनर है, कल उसी बिजनेस में ABCD पार्टनर हो सकता है, फिर भी एलएलपी चलेगा। डेथ, insanity, retirement, insolvency of partner has no impact on the existence of LLP. It is capable of entering into contract and holding property in its own name. ये भी बॉडी कॉर्पोरेट के कारण ही संभव हुआ है। Similarly, mutual agency, no partner is liable on account of the independent or unauthorized action of other partner. मानो XYZ पार्टनर है, X ने अगर गलत किया बिजनेस में, किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड काम किया है, तो इसके मतलब वाई लायबल नहीं होंगे, जो नॉर्मल पार्टनरशिप में होता है। नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या है, एक दूसरे का एजेंट है, एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है। लेकिन इन केस ऑफ एलएलपी, no partner is liable on account of the independent or unauthorized actions of the other partner. As individual partner are shielded from joint liability created by another partner's wrongful business decision or misconduct. In other words, all partners will be agent of the LLP alone. ये XYZ LLP का एजेंट है, एक दूसरे का एजेंट नहीं है। No one partner can bind the other partner by his acts. नॉर्मल पार्टनरशिप एक दूसरे का एजेंट कहता है, बट LLP XYZ को LLP का एजेंट कहता है, क्योंकि एलएलपी कौन है, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट। देखो सर, हर एक लॉ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप पार्टनरशिप को भी समझते हो तो आपको एलएलपी ज्यादा समझ आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो लोग पार्टनरशिप कर चुके हो रिसेंटली, अगर नहीं किए तो बैकअप करो, ठीक है। अगर नहीं किए तो बैकअप से करो, रिवाइज मारो सर, आप देखना आपको बहुत सुविधा हो। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस ठीक सर। है, तो म्यूचुअल एजेंसी, थैंक यू नील। तो म्यूचुअल एजेंसी समझ में आ रहा है ना, म्यूचुअल एजेंसी एक दूसरे के साथ नहीं, एलएलपी के साथ म्यूचुअल एजेंसी। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स विद इन एलएलपी आर गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एक दूसरे के साथ ये लोग ऑब्वियसली एग्रीमेंट किया है कि पार्टनरशिप को कैसे चलाना है। अगर XYZ पार्टनर है तो एलएलपी एग्रीमेंट जरूर हुआ होगा। LLP Act 2008 provides flexibility to partner to devise the agreement as per their choice. In the absence of any such agreement, the mutual rights and duties shall be governed by the provisions of LLP Act 2008. अगर इनके बीच में कोई पर्टिकुलर कोई म्यूचुअल राइट्स एंड एग्रीमेंट के बारे में बात नहीं है तो LLP Act जैसा बोलेगा वैसा ही इनको करना, वैसे ही करना पड़ेगा। अगर कुछ भी ना बोला है, मतलब एग्रीमेंट में कोई पर्टिकुलर बात नहीं क्या है, तो नॉर्मल जो एक्ट जो कहता है उसके हिसाब से हो। सर एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक जैसे कंपनी होता है। सर आर्टिफिशियल क्यों? क्या ये सांस ले सकता है सर? क्या इसका कोई फीलिंग्स है? क्या कंपनी का या एलएलपी का कोई फीलिंग्स होता है? इनको थप्पड़ लगाओ तो लगता है क्या? हाँ, एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसको लॉ ने जन्म दिया है, इसलिए लीगल नाम दिया गया, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड इज क्लोथ्ड, कपड़ा पहना गया है राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल का। एक इंडिविजुअल इंसान का जो राइट होता है
वैसा ही राइट एक कॉर्पोरेट एंटिटी का या बॉडी कॉर्पोरेट का एलएलपी का होता है. इट कैन डू एवरीथिंग व्हिच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दैट इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल. इनको जेल में नहीं भेजा जा सकता, कैन नॉट टेक एन ओथ, शपथ नहीं ले सकता, कैन नॉट मैरी, शादी नहीं दे सकते, और गेट डिवोर्स. nor can it practice or learn profession like CA, CS, medicine, law, anything. ऐसा कुछ भी पढ़ाई नहीं कर सकता. LLP is invisible, intangible and immortal. It can be dissolved by law alone. इसको सिर्फ लॉ ही तोड़ सकता है. जिसको लॉ ने जन्म दिया है उसका मरण भी लॉ से ही हो सकता है. तू ही बनावे तू ही बिगाड़े, बट नॉट fictitious because it really exists. बट ये काल्पनिक नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, ये रियल है. इसीलिए एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. सेम कैरेक्टर कंपनी का भी होता है. जिन लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ लिया बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इजीली समझ में आएगा. लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, जब कंपनी लॉ पढ़ेगा तब समझ में आ जाएगा बेसिक्स ऑफ कंपनी. फिर इनका भी कॉमन सील होता है जैसे कंपनी का होता है. LLP being an artificial person can act through its partners and designated partners. LLP may have a common seal if it decides to have one. 14 subsection C. Thus, it is not mandatory for LLP to have a common seal. It shall remain under the custody of some responsible officials, and it shall be affixed in the presence of at least 2 designated partners of the LLP. Limited liability, already बोल दिया sir. Every partner of LLP is for the purpose of business of LLP. The agent of the LLP. हर पार्टनर LLP का एजेंट है, एक दूसरे का नहीं, बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स. सेक्शन 26 क्लियरली बोला है. नॉर्मल पार्टनरशिप से उल्टा, नॉर्मल पार्टनरशिप में एक दूसरे का एजेंट है, एक दूसरे का प्रिंसिपल है. 1932. The liability of partners will be limited to their agreed contribution in the LLP, and such contribution may be tangible or intangible nature. The professional like engineering and consultant, the professionals like engineering consultant, legal advisors and accounting professional are afraid of entering into business due to unlimited liability. ठीक है, बात समझे. The professionals like engineering consultants, legal advisors and accounting professionals, ये लोग बिजनेस करने में थोड़ा सा झिझकते हैं because unlimited liability होते हैं. Hence the LLP partnership act provides an avenue of those professionals जो लोग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट करना चाहता है, जो लोग लॉ का एडवाइजरी काउंसिल करना चाहता है, जो लोग मतलब CS फार्म, CA फार्म, अकाउंट्स फार्म, CMA फार्म. ठीक है, तो ये लोग आजकल LLP बना रहे हैं क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, which restrict their liability to the agreed amount. This has encouraged professionals to form LLP. इसलिए प्रोफेशनल आजकल LLP बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं ना कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बनाने में. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में क्या कहता है सर? The partners in an LLP are entitled to manage the business of LLP, but only the designated partner are responsible for legal compliance. जो designated partner होगा वो legal compliance के लिए responsible होगा. इसलिए designated partner हर कोई नहीं होना चाहिए. जो responsibility ले सकता है वही होगा. Minimum and maximum number of partner, obviously minimum 2, maximum ऐसा तो कुछ बोला नहीं है. There is no maximum limit in the partners in LLP. और एटलीस्ट एक को रेसिडेंट होना चाहिए. फॉरेनर भी आ सकता है, बट एटलीस्ट एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए. बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए करना चाहिए, एनपीओ एनजीओ खोलने के लिए ये वाला नहीं है. एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग एलएलपी इज कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. तो लीगल काम करे, अनलॉफुल काम ना करे, प्रॉफिट के लिए आए. प्लस एलएलपी कैन नॉट बी फाउंड फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस. उसके लिए एनपीओ फॉर्म करना पड़ता है, सेक्शन 8. Investigation. The central government shall have power to investigate the affairs of an LLP by appointment of competent authority for the purpose. जरूरत पड़ने से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सीबीआई को भी पीछे लगा सकता है. जब भी कोई करप्शन का बदबू निकले, इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर है. Compromise or arrangement, any compromise or agreement including merger, amalgamation of LLP shall be in accordance with the provisions of LLP. दो LLP मार्च कर सकता है, एक दूसरे को साथ जोड़ भी सकते हैं, अलग हो सकते हैं. ठीक कंपनी में भी ऐसा होता है, मर्जर, एक्विजिशंस एलएलपी में भी संभव है. कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ये फार्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पहले ही बोल चुका हूं. ठीक है, इसको आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं.
सारा डॉक्यूमेंट ई फाइलिंग होता है सर। Every form of application or document required to be filed to deliver under this act or rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form on its website, that is www.mca.government.in, मतलब Ministry of Corporate Affairs, and authenticated by a partner or designated partner of LLP by the use of electronic or digital signature. फॉरेन LLP के केस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज M, सेक्शन याद रखना पड़ता है एग्जाम सिचुएशंस में। फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी बना सकता है, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है बट इंडिया में अपना बिजनेस को रजिस्टर करके चला सकते हैं, बट एटलीस्ट एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए। फॉरेन LLP कैन बिकम ए पार्टनर इन एन इंडियन LLP फॉर्म, यस सर दैट इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में LLP रिलेटेड बाकी चर्चा कंप्लीट करेंगे सर। ठीक है, तब तक घर पे जितना मैंने पढ़ाया उसको प्लीज अच्छे से गो थ्रू करो। नेक्स्ट क्लास में सबसे एक बेहतरीन चीज होगा कि LLP कैसे बनाया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस को प्रैक्टिकली भी बताएंगे आपको। ठीक है, NCA के साइड में जाके कैसे LLP को बनाया जाता है, क्या क्या फॉर्म का जरूरत पड़ता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये सारा चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगा। और बाकी और भी जो भी बचा कुचा पॉइंट्स है LLP रिलेटेड, तो सारा पॉइंट आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जरूरी चर्चा रहेगा सर। ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि LLP आज के डेट में बहुत ही वाइटल एक बिजनेस कॉन्सेप्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा ऑलवेज अपडेटेड चीजों के साथ अपडेटेड रहे, क्योंकि एग्जाम भी आपको अपडेट ही करना चाहता है। CSCMA इंस्टीट्यूट भी यही चाहते हैं कि आप लोग ऑलवेज अपडेटेड पढ़ाई करो और अपडेटेड। आई थिंक आप लोग क्लियर है। आज का क्लास मेरा इतना ही रहेगा। हेलो, राक्षी सर। ओके, टाटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट नील। Thank you, sir. ओके नानी। मेरा डाउट है सर जी। बोलो सर, किस पे डाउट है? सर मेरा मतलब थोड़ा अलग सा डाउट है, ये सोल प्रोप्राइटर सर बॉडी कॉर्पोरेट होता है क्या? नहीं सर। मतलब सोल प्रोप्राइटर में ओनर और बिजनेस एक साथ ही होता है ना, सेम ही होता है? यस सर, यस। लेकिन सर हम लोग जैसे ही फाइनल अकाउंट्स वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसमें ड्राइंग्स ना अलग एंट्री करते हैं, मतलब सर वहां पे ये मान के चलते हैं कि उस बंदे ने अगर यस, बिजनेस वो मान के चलना पड़ता है। वो लीगल कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट वो कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, हमेशा अकाउंट्स में यही कॉन्सेप्ट चलता है, तभी तो कैश टू कैपिटल का एंट्री होता है। कैश टू कैपिटल की एंट्री क्या होता है सर? जब हम लोग कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, यही सोच के करते हैं ना, बिजनेस अलग मैं अलग। ये नॉर्मल बिजनेस के लिए भी अकाउंटेंसी उसको इसी तरह से ट्रीट करते हैं। हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ के हिसाब से लाइबिलिटी वगैरह कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो लॉ इसको इस तरह से देखता है कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है तो उसका लाइबिलिटी और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का लाइबिलिटी सेम है। नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर का लाइबिलिटी, पार्टनरशिप का लाइबिलिटी सेम है। लेकिन अगर कोई कंपनी बनाता है, LLP बनाते हैं, तो उनके केस में लॉ को अलग से बोलना पड़ा। लेकिन अकाउंटेंसी ऑलवेज इसी तरह से ट्रीट करता है, बिजनेस अलग मैं अलग। अकाउंट्स है, ये लॉ है। यही सर समझ में नहीं आ रहा था। इसमें समझने का क्या है? मतलब दोनों दो सब्जेक्ट अलग है। है तो अलग, लेकिन एंट्री कर रहे हैं ड्राइंग्स का, एंट्री कर रहे हैं कैपिटल का। ऑब्वियसली सर, वही कॉन्सेप्ट काम करता है। इसीलिए तो अकाउंटेंसी इसी तरह से अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं कि मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग। तभी बैलेंस शीट में कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। कैपिटल तो आपका पूंजी है, तो आप उसको लायबिलिटी में क्यों लिखते हो? इसीलिए ना, क्योंकि हर अकाउंट में हर अकाउंटिंग एंट्री एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए करता है, और बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। ठीक है, इसलिए बिजनेस का लायबिलिटी होता है कि अपने ओनर को अपना कैपिटल वापस करे। ठीक है, लेकिन हाँ, लॉ इसको देखो सर, इसमें सिंपल लॉ का काम इसलिए आ जाता है क्योंकि जब लाइबिलिटी का मैटर रहता है, लोन रीपे करने का मैटर होता है। ठीक है, तो उसमें जैसे देखो ना, ये सब लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में कंपनी लॉ बेसिक्स पढ़ो, उसमें किस तरह से वो सोलोमन वर्सेस सोलोमन का प्रॉब्लम, सब रियल केस आया सर, तभी ये सब चीजों में चेंजेस लाए गए। पढ़ाई ठीक से करो सर, रेगुलर स्टडी करो, क्लास ठीक से करो। तुम बहुत डिसकंटिन्यू करते हो सिवास, मैम का क्लास प्रॉपरली ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो आजकल, मेरा क्लास भी प्रॉपरली देखते नहीं हो, तो डाउट तो रहेगा। पर ठीक है, अभी समझ में आ गया। हाँ सर। और कुछ ठीक है पूछेगा? सर। बाय सर। नहीं ओके सर, चलो बस। ठीक है, बाय।
बाय सर। बाय सर। नील, असीमा कुछ बोलोगे?